हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएसवी क्लासेस। मेरा नाम है विक्की जाटो। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आयोग। ठीक है, मध्य प्रदेश सिविल सेवा प्रतियोगिता जो प्री होने वाली 2020 की, वो उसमें जो यूनिट नंबर 10 है, उस जो सिलेबस देख रहा है उसमें क्या देख रखा, आयोग देख रखे और लगभग 10 से 15 आयोग देख रखे। तो आज हम आयोग के बारे में पढ़ेंगे और आप जो मैं आयोग पढ़ा रहा हूँ उनको नोट करते जाइए और साथ ही क्या है, इससे अपने हिसाब से जो नोट से बनाने वो बना लीजिए, क्योंकि जो आयोग का जो मैं आज टॉपिक पढ़ाऊंगा ये जो आयोग देख रखे ये प्री में भी है और मेंस के सिलेबस में भी देख रखे। ठीक है, तो आज आयोग को हम क्या बिल्कुल बारीकी से समझेंगे और बिल्कुल सरल रूप से समझेंगे, क्योंकि आयोग का जो आयोग के बारे में जो यूनिट बनाई गई यूनिट नंबर 10 और उसको अगर सिलेबस वो कंप्लीट करना है तो जो मार्केट में बुक्स है उसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेट दे रखा है, उसमें धाराएं देख रखी है और बहुत सारी चीज़ ऐसी देख रखी है जो क्या पढ़ने में समझ नहीं आती, उसकी जो लैंग्वेज रहती है वो काफ़ी है ना डिफ़िकल्ट रहती है। ठीक है, तो आज मैं आपको बिल्कुल सरल रूप से आयोग के बारे में बताऊंगा। और इस बार जो संशोधन हुआ है इस बार के जो प्री के सिलेबस में, और उसमें ये देख के रखा है, पिछली बार आपको पता होगा जो आयोग का जो चैप्टर था, ठीक है, आयोग 3-4 आयोग पूछे जाते थे, उसमें आयोग में धाराएं भी पूछी जाती है। लेकिन इस बार के सिलेबस में क्या रखा है कि जो धाराएं थी वो धाराओं को इस बार नहीं पूछा, सिर्फ बेसिक जानकारी यानी उसका संरचना, उसका आयोग का कार्यकाल, ठीक है, उसके जो पूरा उसका इतिहास कैसे बना, कौन सा एक्ट आया, किस तारीख को बना और इसके प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, वर्तमान में कौन है, तो ये सारी तमाम चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, आयोग। तो बेसिकली आयोग आपको पता होगा क्या होता है, और नहीं भी पता तो मैं आज बताता हूँ। आयोग बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, आयोग 2 टाइप के होते हैं, ये आप नोट कर लेना। और सिलेबस अगर आपके पास हो तो आपको पता हो, और किसी को सिलेबस पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। एमपीपीएससी प्री जो एग्जाम है इस बार की 2020 की, जो 2021 में होगी, उसका जो यूनिट नंबर 10 है, ठीक है, यूनिट नंबर जो सिलेबस का 10 है उसमें दे के रखा आयोग। ठीक है, 10 से 12 आयोग दे के रखे, तो आयोग हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और वैसे हमारा टॉपिक चल रहा है इतिहास और जियोग्राफी चल ही रहा है, कुछ दिनों से थोड़ा वीडियो गैप हो गया था, लेकिन अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेगा। तो अब हम देखते हैं आयोग। ठीक है, सबसे पहले आयोग को क्या है समझने के लिए इसे देख लीजिए, आयोग कहते किसे और आयोग कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आयोग कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, और आयोग की जरूरत क्यों पड़ती है ये भी हम समझेंगे। तो हम देखते हैं आयोग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः क्या है, 2 प्रकार के आयोग होते हैं। कितने प्रकार के आयोग होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के क्या होते हैं, आयोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है हमारा संवैधानिक आयोग। कौन सा था, संवैधानिक आयोग। आपने वैसे बहुत सारे आयोग के बारे में नाम सुना होगा, ठीक है, वो मैं आपको क्लियर करूंगा, कौन सा संवैधानिक आयोग होता है, कौन सा गैर संवैधानिक होता है, ठीक है, कौन सा सांविधिक आयोग होता है, कौन सा कानूनी आयोग होता है, इनकी जो परिभाषा है आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, ये सभी चीज़ एक ही होती है। तो हम देखते हैं सेकंड, एक होता है हमारा संवैधानिक आयोग, दूसरा होता है सांविधिक आयोग। कौन सा आयोग, सांविधिक। दोस्तों सांविधिक आयोग को और भी नामों से जाना था, जैसे कि गैर संवैधानिक, ठीक है, एक और नाम इसका कानूनी आयोग, जो कानून के द्वारा बनाया था, जो बिल पास किया जाता संसद में और कानून बनाते फिर उस पर राष्ट्रपति साइन होकर क्या वो अधिनियम बन जाता। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा आयोग क्या होता है, किसे कहते हैं। तो आज जिन्हें पता हो उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें नहीं पता हो, जो फर्स्ट टाइम समझ रहे देख रहे तो उनके लिए क्या है ये समझ में आ जाएगी बिल्कुल आसानी से, और मैं आपको सीधी और सरल भाषा में आपको बताऊँगा। तो हम देखते हैं आयोग को हमने देख लिया, 2 प्रकार के आयोग होते हैं, संवैधानिक आयोग और सांविधिक आयोग। अब समझते हैं संवैधानिक आयोग क्या होता है और सांविधिक आयोग क्या होता है, या गैर संवैधानिक आयोग क्या होता है, या कानूनी आयोग क्या होता है। तो बेसिकली संवैधानिक आयोग की हम बात करें तो संवैधानिक आयोग नाम से जैसे कि हमें पता चल रहा है संवैधानिक, ठीक है, क्या है, संवैधानिक यानी संवैधानिक आयोग। ठीक है, यानी हम कहें कि वह आयोग या वह एक्ट जिसके बारे में, यानी जो भी अधिनियम है, जो भी आयोग है, उसका प्रावधान क्या हमें संविधान में देखने को मिलता है। ठीक है, संविधान की कोई सी अनुसूची, कोई से अनुच्छेद में उसका या किसी भाग में उसका वर्णन दे के रखा है, ऐसे आयोग को क्या कहेंगे, संवैधानिक आयोग कहा जाता है। ठीक है, तो हम जैसे हम समझे, उदाहरण के तौर पर समझे संवैधानिक आयोग कैसे कहते हैं। तो जैसे आपको पता होगा निर्वाचन आयोग, ठीक है,
निर्वाचन का आयोग के बाद हमने नाम सुना होगा ST/SC आयोग, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं जैसे कि अभी जो बनाया गया है निर्वाचन आयोग हो गया, उसके मतलब ये पहले से था निर्वाचन आयोग। उसके बाद में आप देखेंगे अखिल भारतीय संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग। ये क्या है, हमारा सांवैधिक आयोग है। इनका प्रावधान हमारे संविधान में दे के रखा है। आपको पता है अखिल भारतीय सेवा जो संघ लोक सेवा आयोग है भाग 14 में दे के रखा है। राज्य लोक सेवा आयोग है उसके बारे में दे के रखा है। तो ऐसे कुछ आयोग क्या है, जैसे कि आपको पता होगा एक नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। ऐसे जो कुछ आयोग है इनके बारे में क्या संविधान में वर्णन दे के रखा है, ठीक है। तो ऐसे आयोग को क्या कहेंगे, ऐसे आयोग को संवैधानिक आयोग कहा जाएगा, ठीक है। और बात करें हम सांविधिक आयोग की, ठीक है, मैं इनकी परिभाषा आपको लिखा दूंगा, अभी मैं सिर्फ आपको समझाता हूँ। बात करता हूँ सांविधिक आयोग की, तो सांविधिक आयोग किसे कहते हैं, वे आयोग जिनका प्रावधान संविधान में नहीं था, ठीक है। क्या बोला मैंने, वे आयोग जिनका प्रावधान संविधान में नहीं था, यानी प्रारंभिक तौर पर संविधान में नहीं था, लेकिन जरूरत पड़ने पर क्या हुआ, जरूरत पड़ने पर कानूनी तौर पर यानी संसद में जो भी मामला है, ठीक है, जो भी मैटर है उसको कानूनी कार्रवाई करने के लिए, एक कानूनी कानूनी रूप देने के लिए संसद में उसके बारे में बिल लाया गया। उसके बाद से बिल को पास करके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद में वो क्या अधिनियम बन गया, वो कानून बन गया। तो वो चीज़ें क्या हमने बाद में लेके आए, और बाद में लेके आए, और वो जो बाद का कानून बना उस कानून क्या बोलेंगे, सांविधिक आयोग। यानी वे आयोग जिसका प्रारंभ में जो प्रावधान है, ठीक है, यानी पहले से उसका प्रावधान संविधान में नहीं था, बाद में आवश्यकता पड़ने पर उसे डाला, तो उसे बोलेंगे सांविधिक आयोग, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब हम इसे लिख लेते हैं, संवैधानिक आयोग क्या होता है। तो संवैधानिक आयोग वे आयोग जिनका प्रावधान भारत के संविधान में ठीक है, वे आयोग जिनका प्रावधान भारत के संविधान में वर्णित है, ठीक है। वे आयोग जिनका प्रावधान क्या है, भारत के संविधान में वर्णित है, पहले से क्या है, मौजूद है, ठीक है, वर्णित है, या कह सके हम मौजूद है। ऐसे आयोग को क्या कहेंगे, ऐसे आयोग को कहेंगे हम संवैधानिक आयोग, ठीक है। ऐसे आयोग को क्या कहेंगे, ऐसे आयोग को हम संवैधानिक आयोग कहेंगे, ठीक है। वैसे दोस्तों मुख्यतः हमने 2 आयोग की बात करी थी, लेकिन कुछ आयोग ऐसे भी है जो ना तो संवैधानिक है ना ही सांविधिक है, ठीक है। और जैसे आपने नाम सुना नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग क्या है, एक वो संसद में एक तरह का बिल पास हुआ है और उसके तौर पर क्या काम चल रहा है, ठीक है। तो मुख्यतः ऐसे 3 आयोग होते हैं, लेकिन हम क्या है क्योंकि वो उसके जो इस टाइप के आयोग होते हैं जो संसद के द्वारा बिल पास होते हैं, ठीक है, बाद में कहीं ना कहीं जाके क्या वो अधिनियम बनी जाते हैं, लेकिन उसके पहले भी क्या उनका जो नियम बनते हैं उसका प्रावधान या उसका जो प्रसार रहता है वो चलता रहता है। इसलिए हम क्या मुख्य 2 आयोग को देखते हैं, लेकिन एक प्रकृति और भी रहती है, ठीक है, जैसे कि नीति आयोग है, ठीक है। और आपको पता होगा जैसे कि नियंत्रण एवं जैसे कि आपने पढ़ा होगा सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। पहले अधिनियम नहीं बना था, उसके पहले भी उसका कामकाज चल रहा था, उसके बाद 2003 में उसको अधिनियम बना दिया गया था। तो इस टाइप के कुछ आयोग रहते हैं, लेकिन अभी हम देखें मुख्यतः 2 प्रकार के आयोग होते हैं। तो हमने क्या देखा, संवैधानिक आयोग वे आयोग होते हैं जिनका प्रावधान भारत के संविधान में वर्णित है या मौजूद है, क्या कहते हैं, संवैधानिक आयोग कहते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम देखिए, तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, और राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। आपको पता होगा इसका जो प्रावधान है कि कौन से भाग में, भाग 14 में देखा, 315 से 321 तक कुछ अनुच्छेद में देके रखा, आपको पता होगा। इसके बाद हम देखें तो ST/SC जो अधिनियम है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, आपने ये भी पढ़ा होगा, निर्वाचन आयोग ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ आयोग जिनका वर्णन संविधान में, वे कौन सा कहलाएंगे, वे संवैधानिक आयोग कहलाएंगे। ये बात क्लियर हुई। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर समझने के लिए। अब हम बात करते हैं सांविधिक आयोग, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए,
ये लिख लीजिए, क्योंकि आपके मेंस में 3 नंबर का अगर कोई से एक आ गया या फिर 6 नंबर का आ गया, ठीक है, तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं, या फिर कोई 10 नंबर का 11 नंबर का आ गया सॉरी, तो हम क्या उसमें लिख सकते हैं पूरा। सिर्फ हमें क्या है बिल्कुल, क्योंकि उसमें टाइम कम मिलता है और हमें साफ सुथरी भाषा में और शब्द अच्छे देने रहते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से क्या हम इससे अपने हिसाब से नोट से बना लेते हैं। तो आप नोट कर लीजिए और आपके हिसाब से और भी आप अच्छे तरीके से सहूलियत से आप नोट से बना लीजिएगा। पर अभी आपकी क्या बेसिक एक क्या अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी इस चीज से, तो आप क्या आसानी से बना लोगे। अब ये नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं आगे सामवेदिक, ठीक है, कौन सा आयोग, सामवेदिक। तो जैसे मैंने बताया सामवेदिक आयोग वे आयोग होते हैं जिनका प्रावधान संविधान में मौजूद नहीं रहता, वो किसी कानून के द्वारा किसी कानून को लाकर अधिनियम बनाकर, ठीक है, उसका क्या है जो भी आयोग होता है उसका संचालन होता है, मतलब उसका प्रावधान हमें संविधान में कहीं देखने को नहीं मिलता, ना ही हमें किसी अनुच्छेद में देखने को मिलता, ना ही कोई अनुसूची में, ना ही किसी भाग में हमें देखने को मिलता, ठीक है। तो वे कैसे आयोग कहलाते हैं, वे सामवेदिक आयोग कहलाते हैं। तो हम लिखते हैं वे आयोग जिनका प्रावधान संविधान में मौजूद नहीं रहता, बल्कि कानून बनाकर लागू किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे कि अब सबसे पहले हम देखते हैं अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है, कौन सा, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जैसे कि ये हो गया। जैसे कि हम बात करें तो NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जैसे कि हम बात करें तो महिला आयोग, ठीक है, महिला आयोग। जैसे कि हम बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। जैसे हम बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण आयोग, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आयोग, महिला बाल विकास संरक्षण आयोग, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आयोग बने हुए हैं जो किसी कानून के द्वारा क्या इन्हें मान्यता दी गई है। तो हमने देख लिया संवैधानिक आयोग और सामवेदिक आयोग, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सा एक एक करके, ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इससे क्या है, ये जो आयोग दे के रखा है ये प्री और मेन से में दोनों में दे के रखा है, इसलिए हम इसे पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद हम जो एक एक करके जो 10 यूनिट में जो भी आयोग दे के रखे उनको भी हम क्लियर करेंगे। तो आप क्या है इसे नोट कर लीजिए और हम समझते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। आयोग खत्म होने के बाद में हम संविधान लेंगे, ठीक है। संविधान में जितने भी भाग दे रखे हैं, जितने भी अनुसूची दे के रखी है, जितने भी अनुच्छेद दे के रखे उनको हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। और आपको बिल्कुल आसानी से याद आ जाएगा एक एक अनुच्छेद, वो भी हम देखेंगे। अभी हम क्या देखेंगे, आयोग देख रहे हैं। और आयोग में आप आज कौन सा आयोग लेंगे हम सबसे पहले, तो सबसे पहले हम देखेंगे आज राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है। कौन सा आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। आप सबसे पहले ये समझिए कि ये आयोग, ठीक है, ये बनाया तो ये क्यों लाएगा, ये आयोग क्यों, क्या जरूरत पड़ी इस आयोग के लाने की, ठीक है। ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस आयोग को बनाया गया है, राज्यों में बनाया गया और देशों में बनाया गया, ठीक है। मतलब इस आयोग की जरूरत क्या पड़ी, तो सबसे पहले हम समझेंगे इस आयोग की जरूरत क्या पड़ी। तो आपको पता होगा संविधान में मतलब नागरिकों को क्या अधिकार दे के रखे, मौलिक अधिकार दे के रखे। उसके बाद में भी क्या है, उन मौलिक अधिकारों के अलावा भी नागरिकों को अपने अधिकारों का मतलब जरूरत पड़ी, ठीक है। मतलब उन अधिकारों जो मौलिक अधिकार दे के रखे उन अधिकारों के बाद भी व्यक्ति को कुछ अधिकारों की आवश्यकता पड़ी, इसलिए क्या इस आयोग को लाएगा, ठीक है। ये कुछ कानूनी प्रावधान लाएगा जिससे क्या मनुष्य को अपने जितने भी अधिकार है उनको आसानी से मिल सके। और अगर उन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा तो कानूनी प्रक्रिया के द्वारा क्या उन उल्लंघन को दूर किया जाएगा और मानव को जो भी अधिकार दे के रखे वो उन्हें आसानी से मिल सके। तो ये
कंसेप्ट था उसको लाने का, ठीक है। ये भारत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या है ये आयोग चलता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आयोग भी बनाया गया जो संयुक्त राष्ट्र सभा ने बनाया था 1948 में, जब इसकी बैठक हुई थी 10 दिसंबर को। उसके बाद में पेरिस सम्मेलन हुआ था, उसके तहत क्या पूरी प्रोसेस चलती रही और आगे हर देश ने अपना अपना आयोग बना के रखे, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसकी प्रकृति, मतलब स्टार्टिंग में ये जो कंसेप्ट आया कहां से। तो हम देखते हैं सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। अधिकतर लोगों को पता नहीं है संयुक्त राष्ट्र क्या होता है, ठीक है। ये मैं आपको जब एक संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्र संघ जो यूएन बना, ठीक है, और उसकी जो 6 ब्रांचेस है, उसके बाद में बहुत सारी एजेंसियां भी बनी है, वर्ल्ड बैंक, IMF, जितनी भी सारी एजेंसियां बनी, उसके बारे में आपको कुछ वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी आप देखते हैं संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र कब बना, क्यों बनाएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम समझते हैं संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के बेसिकली क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे देशों के यानी लगभग 193 से 194 देशों को क्या है संघ है, ठीक है। क्या है संयुक्त राष्ट्र एक संघ है बहुत सारे देशों का मिलकर, और इसमें क्या सभी देश के अपने अपने क्या है प्रतिनिधित्व जाते हैं और अपने अपने देश की क्या है जो भी समस्या होती है वहां पर रखते हैं, और फिर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उन समस्याओं का हल निकालता है। तो इसी तौर पर क्या हुआ, जब 1947-48 की बात है, ठीक है, 1947-48 की हम बात देखते हैं, जब बहुत सारे देश क्या नए नए आजाद हुए थे, नए नए उदय हुए थे, और आपको पता होगा ब्रिटेन का बहुत सारे देशों पर कब्जा था, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रियों का बहुत सारे देशों पर कब्जा था, और बहुत देश उसी टाइम पर, जैसे हम देखें भारत, पाकिस्तान का दो, चाइना, ठीक है, उसके बाद में इजराइल, ऐसे बहुत सारे देश क्या नए नए आजाद हुए थे। लेकिन वो आजाद होने के बाद में क्या ऐसा नहीं आजाद होते ही वहाँ के देशों की जो भी समस्या थी वो एकदम से समाप्त हो चुकी थी। कुछ ऐसी समस्या थी जो कानूनी तौर पर उन्हें हटाया जाना था, ठीक है। ऐसे ही नॉर्मल हम कहकर या फिर भाषण देकर उसे नहीं हटा सकते थे, किसी कानून को बनाकर ही उसे अच्छी तरह से लागू करके ही क्या उन समस्याओं का निदान किया जा सकता था। तो उसी तौर पर 1948 में एक सम्मेलन हुआ, ठीक है। कब हुआ, 10 दिसंबर 1948 में, 10 दिसंबर, ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूँ। तो संयुक्त राष्ट्र की एक सभा हुई, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने सभा करी कब की, 10 दिसंबर 1948 में। 10 दिसंबर 1948 में बहुत सारे देशों ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है, पहले तो इतने नहीं थे, 193 नहीं थे उस टाइम पे, तो बहुत कम, ये समझ लो आप 50 से 60 सदस्य देश होंगे उस टाइम पर। तो उस टाइम पर एक सम्मेलन हुआ 10 दिसंबर 1948 को, और इस सम्मेलन में क्या कहा गया, तो इस सम्मेलन में कहा गया कि भारत विश्व में जितने भी व्यक्ति है, मैं नागरिकों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जितने भी व्यक्ति है उनको उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सके, या उनके अधिकारों को आसानी से मिले, उनका उल्लंघन ना किया जा सके, इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है एक आयोग लाया गया, ठीक है। कौन सा, मानव अधिकार आयोग, ठीक है। कौन सा आयोग, मानव अधिकार आयोग है, राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया गया, जिससे प्रत्येक देश के, पूरी दुनिया के व्यक्तियों को क्या आसानी से अपने अधिकार मिल सके, ये कंसेप्ट लाया गया, ठीक है। कब लाया गया, 10 दिसंबर 1948 में। इस हिसाब मतलब इस 10 दिसंबर 1948 में कॉन्सेप्ट लाया गया, इसी कारण 10 दिसंबर को क्या, 10 दिसंबर 19, ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को यह लाया गया। कौन सा आयोग लाया गया, तो मानव अधिकार आयोग, ठीक है, मानव अधिकार आयोग। मतलब अभी ये एक्ट नहीं बना, ठीक है, बस ये क्या है 10 दिसंबर 1948 को एक ये विचार आया है कि हमें मानवों का अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक आयोग बनाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। तो ये कब सोचा, 10 दिसंबर 1948 को। ये पहली बार ये व्यक्तित्व सोचा, इस कारण 10 दिसंबर को क्या मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, इसी कारण, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को ये विचार लाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए 10 दिसंबर 1948 को दिन या 10 दिसंबर को क्या मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस। और दोस्तों ये क्वेश्चन है ना बहुत ही बार पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए ये याद रख लेना 10 दिसंबर 1948, ठीक है, ये डेट रख लेना और ये समय याद रख लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कुछ आगे घटनाएं घटी, मतलब 10 दिसंबर 1948 को ये विचार लाया गया, इसके बाद धीरे धीरे इस पर काम हुआ, ठीक है। और क्योंकि बहुत सारे देश अभी भी आज़ादी हुए थे, बहुत सारे देश क्या ऐसे थे जो कि अपने आर्थिक गतिविधियों को आगे लेके बढ़ना चाहते थे, नए नए आज़ाद हुए थे, ठीक है। उनमें क्या बहुत सारी समस्या थी, सामाजिक समस्या थी, राजनीतिक समस्या थी, और आर्थिक समस्या तो ज़्यादा थी क्योंकि अंग्रेज सब कुछ हर जगह से लूट के अपने देश ले गए थे।
तो इस हिसाब से इसमें क्या धीरे धीरे ग्रोथ होती गई, धीरे धीरे विकास होता गया और बहुत सारी क्या है सभाएं सम्मेलन होती गई, इसके बारे में धीरे धीरे क्या है आगे विचार बढ़ता गया। ठीक है दोस्तों, तो फिर क्या हुआ 10 दिसंबर 1948 के बाद में धीरे धीरे इस पर विचार बनता गया और 1991 में क्या है एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, कहाँ पर सम्मेलन हुआ? तो 1991 में पेरिस में एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, पेरिस कहाँ पर था आपको पता है, फ्रांस की राजधानी है। तो पेरिस में क्या है एक सम्मेलन हुआ संयुक्त राष्ट्र का, और इस अब क्या है आखिरी दौर पर मतलब इस पर काफी टाइम तक विचार बनाते रहे और इस अधिनियम को लाने के लिए एक सम्मेलन हुआ 1991 में पेरिस में। और इस सम्मेलन में कुछ शर्तें रखी गई और कुछ सिद्धांत दिए गए मानव के अधिकारों को क्या है उपलब्ध कराना, या मानव अधिकारों को मतलब किसी भी व्यक्ति को जो अपने अधिकार दिए गए, ठीक है, जो प्राकृतिक अधिकार मिले। प्राकृतिक अधिकार में हम कौन कौन से अभी हम देखेंगे, जैसे कि हमें पता है जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। तो ये सारे तमाम अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार जो संविधान में दे के रखे, और जो ऐसे अधिकार जो प्रकृति से मिले, ठीक है, यानी नेचुरल अधिकार, ठीक है। तो उन अधिकारों को भी क्या है मतलब हमें आसानी से मिले, उनका भी उल्लंघन ना हो, इसलिए क्या है पेरिस सम्मेलन हुआ 1991 में और कुछ सिद्धांत दिए गए और इस सिद्धांत को ही क्या कहते हैं पेरिस सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, 1991 में जो पेरिस में सम्मेलन हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो 1991 में सम्मेलन होता है उसे पेरिस सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी नाम से भी जाना जाता है पेरिस सिद्धांत। अब कुछ वो सिद्धांत जो है वो बिल्कुल आपको संविधान में जो वर्णित दे के रखे हैं मौलिक अधिकार कुछ इस टाइप के है, तो हमें कुछ उसमें ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको पता है स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, उसके बाद में भ्रमण करने का अधिकार है, उसके बाद में वाकई में अभिव्यक्ति का जो स्वतंत्रता दे रखी है वो बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये तमाम स्वतंत्रता कुछ आधार दे के रखे, लिंग, जाति, ठीक है, भाषा, राष्ट्रीयता, ऐसे कुछ आधार है जिन पर क्या भेदभाव किसी से ना हो, ऐसे भी कुछ सिद्धांत इसमें दे के रखे हैं। ठीक है, और मैं आपको एक बात यहाँ से और बता देता हूँ, जो मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार में जो हमें जो नागरिकों को जो अधिकार मिले वो अधिकार सिर्फ नागरिकों को मिले, लेकिन इस आयोग से क्या हुआ, इस आयोग से संपूर्ण व्यक्ति को क्या ये अधिकार मिले। तो हमें ये बात समझ में आती है कि जो मानव अधिकार के जो अधिकार जो मानव अधिकार अधिनियम बना उसमें जो अधिकार देके रहे व्यक्ति को वो क्या है बड़े रूप में, और जो नागरिकों को अधिकार देके रखे संविधान में वो क्या है उससे थोड़े छोटे रूप में। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ नागरिकों को देके रखा है, वो व्यक्ति को देके नहीं रखा है। तो ये बात भी आप क्या सोचने वाली बात आप समझ लेना। अब हम देखते हैं मानव अधिकार आयोग। ठीक है, भारत में हम बात करें मानव अधिकार आयोग, इस जो सम्मेलन हुआ था 1991, इस सम्मेलन के इस सिद्धांत के आधार पर ही क्या 1993 में भारत में अधिनियम बनाया। अब हम उसे देखते हैं। तो हम देखते हैं भारत में ठीक है, हम देखते हैं भारत में राष्ट्रीय मानव संरक्षण अधिनियम। मैंने बताया 1991 पेरिस सिद्धांत, उस पेरिस सिद्धांत के तर्ज पर ही क्या 1993 में भारत में क्या लाया गया, राष्ट्रीय मानव संरक्षण अधिनियम लाया गया। ठीक है, कौन सा अधिनियम, राष्ट्रीय मानव संरक्षण अधिनियम 1993 लाया गया। किसकी बेस पर, 1991 पेरिस सम्मेलन के सिद्धांत पर, ठीक है, लाया गया। अब हम इसे देखें तो भारत में कब लागू हुआ है, तो हम इसे देखें लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ 12, ठीक है, 12 अक्टूबर। कब लागू हुआ, 12 अक्टूबर 1993। क्या हुआ, 12 अक्टूबर 1993 को क्या हुआ, ये लागू हुआ। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को लागू हुआ। इसके बाद हमें इसे देखे आगे, तो अभी फिलहाल में 2018, ठीक है, 2018 में क्या है इसकी 25वीं वर्षगांठ, ठीक है, यानी रजत जयंती इसकी मनाई गई। कौन सी जयंती मनाई गई, रजत जयंती मनाई गई। तो कब मनाई इसकी रजत जयंती, 2018 में इसकी रजत जयंती मनाई, यानी इसके 25 साल अभी क्या पूर्ण हो चुके हैं। अभी तो
और 2021 चल रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि इसकी रजत जयंती कब मनाई गई राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की, तो वो सन है हमारा 2018। ठीक है, 25 ईयर से पूरे हो गए थे इस टाइम। आपको पता होगा 25 ईयर से 50 ईयर से, ठीक है, इस पर जयंती मनाई जाती है। तो रजत जयंती मनाई गई 2018 को। अब हम इसके आगे बात करें तो ये निकाय कैसा है, इसकी प्रकृति क्या है, ठीक है, और इसकी संरचना के बारे में हम देखेंगे। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब आप नोट करते जाइए, इसकी सिर्फ बेसिक जानकारी थी, अब इसे हम सही तरीके से समझते हैं। सिर्फ हम वो चीज देखेंगे जो क्या क्वेश्चन बनते हैं और हमें समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसकी प्रकृति देखते हैं, ठीक है, इसकी प्रकृति क्या है। तो इसकी प्रकृति में देखें तो इसकी प्रकृति कैसी है, ये आयोग कानून के द्वारा लाया गया है, ना कि संविधान में वर्णित। तो इसकी प्रकृति क्या है मिलेगी हमें, यह है गैर संवैधानिक। क्या है, गैर संवैधानिक। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है, गैर संवैधानिक या एक और नाम देखें हम तो सांविधिक। क्या है, सांविधिक या कानूनी अधीन, ठीक है, कानूनी अधिनियम। ठीक है, ये सारे इसके नाम देखने को मिल सकते हैं। अब हम इसकी बात करें तो सबसे पहले इसकी संरचना देख लेते हम। संरचना बताइए, इसकी संरचना कौन कौन इसमें क्या व्यक्ति रहते हैं, ठीक है, अध्यक्ष कितने रहते हैं, सदस्य और सहायक सदस्य, ठीक है, ये कितने रहते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें संरचना, एक एक चीज देखेंगे हम। संरचना देखेंगे, कार्यकाल देखेंगे, ठीक है, नियुक्ति कैसे होती है, त्यागपत्र कैसे होता है, ठीक है, कौन नियुक्त करता है, इनको शक्ति कौन देता है, ठीक है, इनका जो गठन है वो कौन करता है। तो ये सारी तमाम चीजें हम देखेंगे। पहले कौन थे, अभी वर्तमान में कौन है, तो ये सभी चीजें हम देखेंगे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस संरचना देखते हैं। तो बेसिकली इसमें हमें एक अध्यक्ष देखने को मिलता है, ठीक है, एक अध्यक्ष। वैसे सभी अधिकारों में जो अधिनियम उसमें एक अध्यक्ष हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसकी हम बात करें एक अध्यक्ष और क्या हमें 5 सदस्य, ठीक है, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य। और एक हमें क्या देखने को मिलता, तो एक हमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, ठीक है, एक क्या देखने को मिलता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, यानी सीईओ, ये हमें देखने को मिलता। क्वेश्चन अगर यहां से बने कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कितनी सदस्य समिति है, तो ये हमें 6 सदस्य समिति देखने को मिलती है, ठीक है, 6 सदस्य समिति, अध्यक्ष समेत 6 सदस्य समिति, और अध्यक्ष के बिना 5 सदस्य समिति, ठीक है। अध्यक्ष समेत अगर पूछे हमें तो कितने सदस्य समिति है, तो ये हमें 6 सदस्य समिति देखने को मिलेगी, 6 सदस्य समिति, अध्यक्ष समेत, ठीक है, अगर अध्यक्ष को पूछा है तो अध्यक्ष समेत। ऐसे यहां से कुछ घुमाई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ ये समिति का सदस्य नहीं होता, ठीक है, ये सदस्य का समिति नहीं होता है, ये बात ध्यान रख लीजिए। ये होता है महासचिव श्रेणी, ठीक है, महासचिव श्रेणी का अधिकारी होता है महासचिव, ठीक है, ये महासचिव होता है, ठीक है, ये हम देख लिए। अब हम देखते हैं जो अध्यक्ष होता है, सदस्य होता है, उनकी नियुक्ति या उनकी योग्यता देखते हैं। तो बेसिकली जो ये अध्यक्ष और सदस्य होते हैं ये एक न्यायिक प्रकृति होते हैं, ठीक है, यानी इनका क्या जो अभी इनका जो योग्यता होती है वो क्या है, पूरी तरह से न्यायिक प्रकृति होती है, यानी ये कानूनी ज्ञाता होते हैं और उन्हीं में से इनकी नियुक्ति की जाती है। तो हम इसकी देखते हैं योग्यता, ठीक है, क्या देखते हैं, योग्यता। अध्यक्ष और सदस्य की योग्यता देख रहे हैं ना, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना भी चाहो तो देख लेना, इधर लिखना अध्यक्ष प्लस सदस्य, ठीक है। अब हमें क्या है इनके बारे में बात करेंगे तो ये चीज हमें पता होगी, अध्यक्ष और सदस्य की बात चल रही है। इनकी योग्यता देखें तो अध्यक्ष की हम बात करें, सबसे पहले अध्यक्ष की बात करते हैं, ठीक है, अध्यक्ष की हम बात करें तो अध्यक्ष कौन होगा, तो अध्यक्ष इसमें देखें हम तो 2019 का जो संशोधन हुआ था, इसमें 2 बार संशोधन हो चुका है। ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अभी तक कितने बार संशोधन हुआ है, तो 2 बार संशोधन हो चुका है, एक बार 2006 में हुआ था और एक बार अभी 2019 में हुआ। तो हम क्या संशोधन के आधार पर क्या सारी चीजें लेके चलेंगे। तो हम देखते हैं अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष की योग्यता। तो 2019 के संशोधन के बाद, 2019 के संशोधन के बाद
ठीक है। 2019 के संशोधन के बाद जो अध्यक्ष होता, अध्यक्ष कौन होता, तो अध्यक्ष हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले इसकी योग्यता देखें तो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, तीनों एक ही नाम है, कंफ्यूज मत होना। उच्चतम न्यायालय बोले तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। अगर बोले उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, ठीक है, ये बात क्लियर कर लेना। यहाँ पर हमेशा अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो उच्चतम न्यायालय, ठीक है, या बोले हम सुप्रीम कोर्ट। वैसे आपको मेंस में सुप्रीम कोर्ट नहीं लिखना, उच्चतम न्यायालय ही लिखना, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश उन 2019 संशोधन के बाद, पहले मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था अध्यक्ष, अब 2019 संशोधन हुआ 2019 का, इसमें जो अध्यक्ष जो सदस्य होते हैं सुप्रीम कोर्ट में कितने होते हैं सदस्य, टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं, 30+1, ठीक है। 30+1 जो मेन होता है 1 वो तो होता है मुख्य सीजीआई, जो 30 होते हैं अन्य वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो 2019 के संशोधन में क्या करके रखा है, तो 2019 के संशोधन में सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सीजीआई, या ये नहीं रहे, ठीक है, अगर इन्हें नहीं लेना तो जो 30 है, ठीक है, ये जो 30 से अधिक, जो 30 न्यायाधीश है, इनमें से भी किसी को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश, या हम देखिए या करके मैं लिख रहा हूं, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, ठीक है, यह बात आप नोट कर लीजिए। और हाँ, ये सेवानिवृत्त है, यानी अपनी सेवा को दे चुके हैं, ये रिटायर जज है, ठीक है। कैसे है, रिटायर यानी सेवानिवृत्त, इधर लिख लेता हूं मैं, सेवानिवृत्त, ठीक है, यानी पदमुक्त, ये बात क्लियर कर लेना। तो अध्यक्ष हम कैसा देखेंगे, अध्यक्ष की प्रकृति, अध्यक्ष कौन सी प्रकृति का व्यक्ति रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट का या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश कौन होगा, सेवानिवृत्त या पदमुक्त, ठीक है। यह बात ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और यह कब किया गया, या अन्य न्यायाधीश के रखने की प्रवृत्ति 2019 से की गई, 2019 के संशोधन के बाद में, यह बात क्लियर हुई। अब हम देखते हैं, क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे न्यायिक सदस्य, ठीक है। हमने क्या देखा था, एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं। अभी 5 सदस्य में क्या होता है, 2 न्यायिक प्रकृति होता है, यानी क्या है, ये कानून के ज्ञाता होता है, और 3 ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें मानव अधिकार के संरक्षण के बारे में क्या विशेष ज्ञान हो, विशेष अनुभव हो, और उन लोगों ने क्या मानव को संरक्षण करने के लिए बहुत लंबे समय से काम किया हो। तो ऐसे व्यक्ति को क्या सदस्य के रूप में योग्यता दी जाएगी, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, सदस्य, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और योग्यता में हम किसकी योग्यता देख रहे हैं, सदस्य की, ठीक है, सदस्य। और सदस्य में हम देखेंगे 2 सदस्य होते हैं इसमें, वो न्यायिक प्रकृति होते हैं, न्यायिक प्रकृति यानी इनका जो बैकग्राउंड होता है, ठीक है, वो क्या कैसा होता है, वो न्यायिक होता है, यानी ये क्या कानून के ज्ञाता होते हैं। बात करें जो 3 व्यक्ति होते हैं, 3 सदस्य, ये होते हैं गैर न्यायिक प्रकृति के, गैर न्यायिक प्रकृति होते हैं। यानी क्या हम समझे इससे, यानी क्या है, ये सोशल वर्क, ठीक है, सोशल वर्कर होते हैं, इन्हें मानव अधिकारों के संरक्षण के बारे में विशेष ज्ञान होता है, और क्या ये इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। और हाँ, इस यहाँ से हम एक और क्वेश्चन निकालते हैं, जो 3 गैर न्यायिक सदस्य थे, इसमें कम से कम 1 महिला का होना आवश्यक है। यानी हम बात करें जो 3 सदस्य हैं, इन 3 सदस्यों में से 1 महिला होना आवश्यक है, ठीक है, कम से कम 1 महिला का होना आवश्यक है। आवश्यक है, ठीक है, यह क्वेश्चन यहां से बन सकता है। 3 व्यक्ति में से कम 1 महिला का होना आवश्यक है। बाकी 3 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, या तीनों ही हो सकती है, लेकिन 1 तो होना जरूरी है, ठीक है, यह बात हम समझ गए। अब हम देखते हैं न्यायिक प्रकृति, ठीक है, न्यायिक प्रकृति के व्यक्ति कौन कौन से होते हैं। तो न्यायिक प्रकृति देखिए, हम 2 व्यक्ति न्यायिक प्रकृति होंगे, न्यायिक प्रकृति, तो इनका बैकग्राउंड हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पहला व्यक्ति, ठीक है, पहला व्यक्ति कौन होगा,
तो पहला व्यक्ति होगा उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। या मैं इसे अब एससी करके लिखूंगा तो आप समझ जाना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, यह समझ गए आप। यहां से सुप्रीम कोर्ट का जो अन्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, सुप्रीम उच्चतम न्यायालय का अन्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक प्रकृति की बात कर रहा हूं मैं, सदस्य की योग्यता है ना, यही बात ध्यान रखना। सदस्य की योग्यता देख रहा हूं, सदस्य में दो न्यायिक प्रकृति होते हैं, वो उसमें से एक व्यक्ति होता है, ठीक है। दो न्यायिक प्रकृति होते हैं, एक कहां से लिया जाता है, एक सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से लिया जाता है। अन्य न्यायाधीश 30+1 होते हैं, मैंने बताया आपको 30+1, जो 30 होते हैं, इस 30 में से लिया जाता है, ठीक है। और हम देखें दूसरा, इस 30+1 में से कौन सा लिया जाता है, अन्य न्यायाधीश को लिया जाता है। और दूसरा हम देखें तो दूसरा है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट का हमने पहले हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट में कौन सा लेंगे, हाई कोर्ट में मुख्य सीजेआई यानी मुख्य अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये बात समझ लीजिए आप। यानी न्यायिक प्रकृति में जो सदस्य है, सदस्य में एक सदस्य को कहां से लेंगे, एक सदस्य को सुप्रीम कोर्ट से लेंगे और दूसरे सदस्य को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये पदस्थ भी हो सकते हैं, यानी अपने कार्य पर अभी है या फिर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो इनकी दो प्रकृति हो सकती है। यानी ये दोनों, ठीक है, दोनों कैसे होंगे, दोनों पदस्थ हो, पदस्थ हो, ठीक है, अभी मतलब अपने पद पर हो, या फिर सेवानिवृत्त हो, सेवानिवृत्त यानी अपने पद से क्या हट गए, यानी रिटायर हो चुके, ठीक है। तो ये दोनों हो सकते हैं, या तो अभी पद पर हो या फिर हट गए। जैसे हम बात करें मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश कौन है, पता होगा, मोहम्मद रफीक। इन्हें अभी बनाया जा सकता है सदस्य, या फिर हम कह सके ये रिटायर हो चुके हैं, जो रिटायर हो गया उसे भी बनाया जा सकता है, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हुई यहाँ से। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, गैर न्यायिक प्रकृति, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, गैर न्यायिक प्रकृति के जो सदस्य उनको देखेंगे। तो हम यहां से समझते हैं गैर न्यायिक प्रकृति, ठीक है। 3 गैर न्यायिक प्रकृति, ठीक है दोस्तों। आप क्या है, बहुत सारी बुक्स में अगर देखोगे, बहुत सारे नोट्स में, तो आपको क्या है, बिल्कुल ये एकदम क्या है, बिल्कुल एक टफ लैंग्वेज में लिखा हुआ है, संवैधानिक लैंग्वेज में लिखा हुआ, और बहुत ही कम ही समझ में पड़ती है चीजें, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल सरल तरीके से, ठीक है, बता रहा हूँ। ऐसा ही अगर हम मेन से लिख लेंगे तो क्या हमें बराबर नंबर मिलेंगे और हम कम टाइम में इसे लिख लेंगे। 3 गैर न्यायिक प्रकृति के व्यक्ति कौन होते हैं, तो हम इसमें देखिए, एक तो हम देख चुके हैं, एक महिला होना आवश्यक है, ठीक है। ये 3 ही व्यक्ति क्या है, 3 ही व्यक्ति मानव अधिकार संरक्षण, ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण, मानव अधिकार संरक्षण का क्या है, इन्हें विशेष ज्ञान हो, ठीक है। यानी मानवों का जो अधिकार है वो उन्हें दिलाने के लिए इन्हें विशेष ज्ञान हो और उसका क्या अनुभव हो, ठीक है। ऐसी प्रकृति के व्यक्ति को क्या, इसका गैर न्यायिक सदस्य बनाया जा सकता है। इसमें हमने देखा कम से कम एक महिला होना आवश्यक है। अब इसमें हमने देखा था एक महासचिव श्रेणी का अधिकारी होता है, ठीक है, सीईओ होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो वो कौन होता है, तो वो होता है अखिल भारतीय सेवा, ठीक है, यानी यूपीएससी का जो यानी कोई अधिकारी, ठीक है, कोई अधिकारी रैंक का जो अफसर है वो क्या, सीईओ यानी महासचिव होता है, ठीक है। तो उसे हम लिख लेते हैं। महासचिव की बात करें, महासचिव, तो ये कौन होता है, तो ये होता है, इसकी हम बात करें महासचिव श्रेणी का जो अधिकारी होता है, तो ये अखिल भारतीय, अखिल भारतीय सेवा, ठीक है, अखिल भारतीय सेवा का जो सदस्य होता है, ठीक है, महासचिव श्रेणी यानी अखिल भारतीय सेवा में जो व्यक्ति रहता है, ठीक है, उसे नियुक्त किया जाता है। इसके पास, ठीक है, इसके पास न्यायिक प्रकृति नहीं होती है, ठीक है। यानी ये क्या है, जो आयोग के संबंध जो भी रिपोर्ट वगैरह होती है, ये क्या है, रिपोर्ट को क्या प्रेषित करता है, राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। इसके द्वारा जो भी आयोग, जो भी मान लो कोई सी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी, कोई से आयोग, कोई से मान लो कोई सी रिपोर्ट पेश करनी और उसमें जो भी प्रावधान दे के रखे, ठीक है, और उसकी जांच करनी है और उसमें जो भी मान लो संदेश या फिर सिद्धांत दे के रखे,
और वो जो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देनी है वो सब किसके द्वारा की जाएगी, महासचिव के द्वारा की जाएगी। यानी पूरी जो भी जांच की जाएगी वो किसके द्वारा, महासचिव के द्वारा ही की जाएगी। ठीक है, ये बात आप समझ लेना। अब हम देखते हैं आगे इसमें इसकी नियुक्ति। ठीक है, यानी अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, तो हम वो देखते हैं। अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति हम देखते हैं। तो नियुक्ति की हम बात करते हैं। नियुक्ति कौन करता, ठीक है, नियुक्ति कौन करता नियुक्ति, तो इनकी नियुक्ति करता राष्ट्रपति। हमें ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हम सिर्फ क्या लिख रहे हैं, नियुक्ति राष्ट्रपति करता। ठीक है, ये बात समझ आई। त्यागपत्र, त्यागपत्र, ठीक है, त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को। ठीक है, त्यागपत्र किसे देता, राष्ट्रपति को। आगे हम देखिए गठन कौन करता है, गठन केंद्र सरकार करती है। कौन करती है, केंद्र सरकार। ये सीधे सीधे फैक्ट में लिखने, हेडिंग डाली, नियुक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति, और त्यागपत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं। गठन कौन करता, तो केंद्र सरकार इसका गठन करती है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। मैं सिर्फ आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम देखते हैं कार्यकाल कितना रहता है। कार्यकाल, तो कार्यकाल की हम बात करें तो अध्यक्ष और सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो रहता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो। ठीक है, यानी 3 वर्ष की आयु अगर उस पद पर रहते हुए, ठीक है, यानी कोई मान लो कोई एक अध्यक्ष है, इन्हें 3 वर्ष के मतलब 3 वर्ष कंप्लीट हो गए तो अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। या फिर हम कहे इन्हें अभी भी नियुक्त किया 1 साल हुआ है, ठीक है, या इनकी आयु अभी कितनी हो गई, 69 इनकी आयु हो गई है, और अगले दूसरे कार्यकाल में इनकी आयु 70 वर्ष हो जाएगी, तो ये तीसरा वर्ष का जो कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे और अपने पद से क्या हो गए, रिटायर हो जाएंगे। यानी 3 वर्ष तक अपने कार्यकाल पर रह सकते हैं, या फिर 70 वर्ष की आयु तक क्या अपने कार्यकाल पर रह सकते हैं। 3 वर्ष से 70 वर्ष की आयु हमेशा लिख देते हैं, 70 वर्ष की आयु। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 वर्ष से 70 वर्ष की आयु क्या है, जो भी पहले हो अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब हम देखते हैं त्यागपत्र। ये तो हमने देख लिया। त्यागपत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को। कौन देंगे, अध्यक्ष और सदस्य। अगर ये अपने पद से क्या है, अगर ये अपने पद से हटना चाहते हैं तो ये लिखित रूप से, कैसे, लिखित रूप से क्या है, अपना त्यागपत्र, अपना इस्तीफा किसे देंगे, राष्ट्रपति को सौंपेंगे। ठीक है, ये बात तो हो गई इनके खुद के द्वारा त्यागपत्र। अब बात करें पद मुक्ति। पद मुक्ति यानी इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, त्यागपत्र और पद मुक्ति। त्यागपत्र यानी खुद वो रिजाइन कर रहे अपने पद से। पद मुक्ति यानी राष्ट्रपति उन्हें हटा रहा, ठीक है, उनके ऊपर कुछ ऐसे चार्ज लगे हुए या कुछ ऐसे उनके बारे में कुछ संज्ञान मिला है जिनके द्वारा क्या इन्हें हटाया जाना, ठीक है, उचित अनुचित है, ये सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर होगा और उन्हें पद मुक्त किया जाएगा। तो वो कौन सा आधार है, ठीक है, वो हम समझते हैं। पद मुक्ति, ठीक है, पद मुक्ति कैसे की जाती है, तो पद मुक्ति अगर अध्यक्ष सदस्य की जाती है तो साबित कदाचार और असमर्थता। ठीक है, किस आधार पर, पद मुक्ति साबित कदाचार और असमर्थता। ठीक है, जैसा नाम से हमें पता चल रहा है, साबित कदाचार और असमर्थता, यानी जो भी जिस भी चीज के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है, यानी मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है, और ये क्या कर रहे हैं, ये उस जो इन्हें पद देखे रहेगा उस पद का क्या ये दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, यानी उसका कदाचार, उसका मतलब सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, ये सदाचार भाव से क्या उसके प्रति जिम्मेवारी नहीं है इनकी। या फिर हम कहें समर्थता, यानी पूरे कार्य करने के लिए समर्थ नहीं है, तो ऐसे आधार पर क्या इन्हें पद से मुक्त किया जाता है। ठीक है, साबित कदाचार या असमर्थता। और हम बात करें साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर, अगर राष्ट्रपति इन्हें पद से हटाता है,
ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति अगर सदस्य और अध्यक्ष को पद से हटाता है तो सदस्य और अध्यक्ष आखिरी मतलब आकलन के लिए या जो भी इन्हें पद से हटाने का कारण है इसकी पुष्टि के लिए क्या वो सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर पद से हटाने के लिए, पद से हटाने से पहले, ठीक है, पद से हटाने के पहले सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में क्या रिपोर्ट पेश करेंगे, कौन करेंगे, अध्यक्ष और सदस्य, क्योंकि उनको हटाया तो वो पेश करेंगे। और अगर अध्यक्ष और जो सदस्य रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, ठीक है, इनको पद से हटा जाने के, और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अगर उस रिपोर्ट में ये दावा पाता है कि हाँ ये सच में साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर इन पे जो आरोप लगाए गए वो सच होते या सही साबित होते, तो इनको क्या पद से हटाया जा सकता है। और अगर वो ऐसा नहीं होता तो इन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता। और एक आधार ऐसा भी है जिन पर सुप्रीम कोर्ट के पास रिपोर्ट जाती नहीं है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ये जो आधार दे के रखे ये बिल्कुल सही पाए जाते हैं, तो इन्हें अपने पद से हटाया जा सकता है। तो वे कौन कौन सा आधार है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे आधार, ठीक है, अन्य आधार हम कह सकते हैं, अन्य आधार। ठीक है, ये तो हमने देखा साबित कदाचार और असमर्थता आधार, जो एक आधार देख लिया। कुछ ऐसे आधार जिन्हें राष्ट्रपति सीधा हटा देता है, ऐसा कौन सा आधार है पहला, तो पहला हम देखते हैं दिवालिया घोषित होने पर, दिवालिया घोषित होने पर, ये एक आधार है। अब आप समझ लीजिए दिवालिया घोषित होने पर, यानी इसमें राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट क्यों नहीं जा रही है, ठीक है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के पास रिपोर्ट क्यों नहीं जा रही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से पहले ही दिवालिया घोषित कर रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास में जाने की कोई गुंजाइश रहती नहीं है। राष्ट्रपति सीधे क्या इन्हें इन आधारों पर इसे हटा देता है। दिवालिया घोषित होना यानी जितने व्यक्ति के पास में संपत्ति होती है उसके पास उससे ज्यादा अगर क्या होता है, ज्यादा उसके ऊपर कर्ज होता है और वो कर्ज चुकाने के पास में उसके पास में कोई सा भी रास्ता नहीं बचता है, तो उससे क्या दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा आधार हम देखिए तो विकृत चित्त, ठीक है, विकृत चित्त होने पर, यानी हम कह सकते हैं उस मानसिक प्रकृति, ठीक है, यानी उसका जो क्या जो मानसिक रूप से अगर वो विकृत यानी पागल टाइप अगर ऐसा कुछ हरकत उसमें देखने को मिलती है, तो इस आधार पर भी क्या राष्ट्रपति उसे अपने पद से हटा देता है। तीसरी बात हम देखिए, तीसरा पॉइंट हम समझते हैं, तो अगर कोई अधिकारी सदस्य किसी गैर लाभ के पद पर, ठीक है, यानी इस पद पर होते हुए भी क्या किसी और अन्य लाभ के पद पर अगर अपना पद धारण कर लेता है, ठीक है, यानी और किसी जगह से भी इनकम लेता है, उससे और किसी जगह पर भी काम करने लगता है, ठीक है, तो वहां से भी क्या है ऐसे आधार अगर मिल रहे राष्ट्रपति को तो वो उसे हटा देता है। ठीक है, तो गैर लाभ के पद, ठीक है, गैर लाभ के पद से भी पाए जाने पर, यानी सर गैर लाभ के पद में लिखते हैं हम लिखते हैं और दूसरे लाभ के पद से, यानी जिस पद पर होते हुए भी अगले और किसी जगह से भी इनकम आ रही है तो उसे पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि जिस पद पर है वो उस पद पर अपना कम ध्यान देगा और अगले किसी पद पर अगर है और उसे वहां से ज्यादा लाभ मिल रहा है तो वो क्या उनके उधर ज्यादा अपना ध्यान रखेगा। ठीक है, बजाय क्या है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो भी सदस्य इस आयोग में बनाएगा उसके बजाय। अगर हम चौथा आधार देखें हम इसमें, तो वो है हमारा असमर्थता का आधार, यानी कार्य में मतलब जो कार्य उसे देकर रखा है और वो कार्य करने में सक्षम नहीं है, ठीक है, तो उस आधार पर भी क्या उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, कार्य करने में असक्षम, ठीक है, या फिर कमजोर हालत, यानी उसकी शारीरिक स्थिति कमजोर है तो वो काम नहीं कर सकता, इस आधार पर भी क्या उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, ये बात हमने देख ली। अब हम देखते हैं, हाँ हम कुछ एक पॉइंट देखना और भूल गए, जो इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता, ठीक है, नियुक्त राष्ट्रपति करता, और किस आधार पर करता, तो एक 6 सदस्यों वाली एक समिति होती है, 6 सदस्यों वाली क्या होती है, एक समिति होती है,
और समिति की सिफारिश पर क्या है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। हम थोड़ा सा समिति को देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो समिति में हम देखते हैं 6 सदस्य होते हैं। सबसे पहले देखते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। दूसरा सदस्य हम देखें तो कौन होता है, तो होता है गृह मंत्री, ठीक है। तीसरा हम देखें सदस्य, तो तीसरा सदस्य देखें हम तो वो कौन होता है, वो होता है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। चौथा सदस्य हम देखें, 1 2 3 4, चौथा सदस्य हम देखें तो होता है हमारा लोकसभा में विपक्षी दल का नेता, लोकसभा में विपक्ष दल का नेता या सबसे बड़ी पार्टी का नेता, ठीक है, जो विपक्ष में। अगला हम सदस्य देखें तो ये हमारा देखने को मिलता है राज्यसभा का उपसभापति, उपाध्यक्ष। उपसभापति तो क्या उपराष्ट्रपति हो जाएगा, मतलब राज्यसभा का जो सदस्य वो उपराष्ट्रपति हो जाएगा, लेकिन वो क्या है, इसका सदस्य नहीं होता, इसकी जगह कौन होता है, तो राज्यसभा का उपसभापति या उपाध्यक्ष, उपसभापति या उपाध्यक्ष, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। और एक और सदस्य होता है राज्यसभा का विपक्ष नेता, ठीक है। तो ये हमारे 6 समिति के क्या सदस्य हो गए, जिनकी क्या है, जिनकी द्वारा एक समिति बनती है और इन समिति के द्वारा क्या है, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। ये बात हम देख चुके हैं, अब इतना नोट कीजिए। अब आगे हम देखते हैं। अब हम कुछ ऐसे फैक्ट देखते हैं इसमें आगे, यानी अगर हम देखें तो अध्यक्ष का अगर पद रिक्त हो जाता है, ठीक है, तो उस पद पर क्या सदस्य, राष्ट्रपति सदस्य को नामित करता है, अध्यक्ष के पद पर वो अपना कार्य करता है, ठीक है। तो हम ऐसा भी देख लेते हैं इसमें कि कुछ दशाओं में अध्यक्ष का कार्य कौन करता है, सदस्य करता है। किसके कहने पर, किसकी सिफारिश पर, तो राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाने पर। राष्ट्रपति के द्वारा अगर ये कहा गया है कि अगर कोई सा अध्यक्ष, ठीक है, उसकी अगर आकस्मिक रिक्ति हो जाती है या वो अपने पद पर नहीं है, ठीक है, तो जितने टाइम के लिए अगर वो अध्यक्ष अपने पद पर नहीं, तो उसके पद पे कौन रहेगा, उसके पद पर सदस्य क्या नियुक्त हो जाएगा और कार्य को आगे कराएगा, मतलब आगे बढ़ाएगा। और अगर किसी पद पर मतलब अध्यक्ष के पद पर, अगर अध्यक्ष के पद पर रहते हुए अध्यक्ष की अगर मृत्यु हो जाती है, तो उसके पद पर भी क्या सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। और किसके कहने पर, राष्ट्रपति मतलब उसे नामित करेगा। ये बात हम समझ गए। इसमें अगर हम देखें आगे कार्य, ठीक है, यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य क्या है, तो कार्य महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर हम कार्य देखें तो कार्य क्या है, तो कार्य है मानव अधिकारों का, मानव अधिकारों क्या अगर उल्लंघन हो रहा, मानव अधिकारों का उल्लंघन होने पर निरीक्षण करना मतलब जायजा करना। अगर किसी भी व्यक्ति का अधिकारों का हनन हो रहा तो उसको क्या, उसको रोकना, उसके खिलाफ क्या कुछ कार्यवाही करना और उसका निरीक्षण करना, ठीक है। ये इसका क्या कार्य। दूसरा कार्य हम देखें तो दूसरा कार्य हम देखते हैं जेल और सुधार गृह। जेल और सुधार गृह में जो आयोग के अध्यक्ष सदस्य ये जेल और सुधार गृह में जाते हैं और वहाँ पे जो लोग हैं उनका जायजा करते हैं, उनका निरीक्षण करते हैं कि उनके साथ कहीं मानव अधिकारों के साथ क्या उनका हनन तो नहीं हो रहा है, यानी उनके अधिकारों को क्या हनन नहीं हो रहा है। ये सारा निरीक्षण करते हैं जेल सुधार गृह में जाकर, निरीक्षण करते हैं, ठीक है। तीसरा हम देखें तो मानव अधिकारों का जो क्या है, मानव अधिकारों को क्या, मानव अधिकारों
मानव अधिकारों को क्या, जो मानवों को जो अधिकार मिलते हैं उनका प्रसार करते हैं। ठीक है, मानव अधिकारों का प्रचार प्रसार। ठीक है, मीडिया, ठीक है, मीडिया है, टीवी है, टेलीविजन के तहत क्या है, मानव अधिकारों को जो अधिकार मिलने चाहिए उनका प्रचार प्रसार करते हैं। और हम देखें आगे तो मानव अधिकार मानव अधिकारों पर क्या शोध करते हैं। ठीक है, शोध करते हैं यानी कुछ आइडियाज खोजते हैं कि हाँ ये जो आधार बनाए जिससे कि मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो। ठीक है, ठीक, मानव अधिकारों पर शोध, तो ऐसे कुछ आधार है जिन पर ये कार्य किया जाता है। अब हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से जो क्या है बहुत ही जरूरी इसे समझना जरूरी है हमें। तो जो मानव अधिकारों की जो रिपोर्ट होती है, ठीक है, यानी किसी भी व्यक्ति के अगर अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, अगर वो कंप्लेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या उसके खिलाफ कार्रवाई तो की जाएगी, लेकिन एक समय होता है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि 2016 में अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ और वो कंप्लेंट कम कर रहा है 2018 में कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो ये रिपोर्ट है या फिर उसके द्वारा जो शिकायत दी गई इसके ऊपर कोई सी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी इससे हमें क्या मालूम पड़ता है, इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो भी शिकायत की जा रही है वो 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, इसकी समय सीमा क्या होती है इसकी शिकायत करने की, तो 1 साल इसकी समय सीमा होती है। यानी 1 साल में जिस व्यक्ति के साथ भी मानव अधिकार के साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसका उल्लंघन हो रहा है उसके अधिकारों का, तो वो जिस भी समय उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है वो उसी समय या उसी 1 साल के अंदर क्या शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, यानी 1 साल के अंदर, यानी हम कहें जिस समय से उसके साथ अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसके ठीक 1 साल तक ही क्या वो शिकायतों को क्या मतलब बता सकता है अधिकारियों को। बाकी इसके आगे अगर वो शिकायतों को दर्ज कराता है तो उसके खिलाफ कोई भी मतलब उसके पक्ष में कोई सी भी कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, यानी 1 साल की सीमा समय रेखा नोट या दी रखी है। ठीक है, ये बात हमें देख लेनी चाहिए। तो हम इसे लिख लेते हैं समय सीमा करके, शिकायतों की समय सीमा ऐसा लिख लेते हैं, शिकायत समय सीमा। ठीक है, तो 1 साल क्या है शिकायत समय सीमा है, यानी 1 साल के अंदर अंदर ही क्या वो उसे उस व्यक्ति को जिसके साथ ये दुरुपयोग हो रहा है वो इसी साल के अंदर क्या है शिकायत पेश कर सकता है। ठीक है, ये दे के रखा है। अब यहाँ से हमें कुछ ऐसे 2 क्वेश्चन जो बनते हैं वो देख लेते हैं और इसी के साथ में हमारा आज का वीडियो क्या है हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आगे में जो बचे हुए एक्ट है मतलब अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, आगे हम आपको संघ लोक सेवा आयोग के जो संघ लोक सेवा आयोग अधिनियम है, राज्य लोक सेवा आयोग अधिनियम है, ठीक है, निर्वाचन अधिनियम है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी हम यहाँ से क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन थे, यानी किसे नियुक्ति किया गया था। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे हमारा रंगनाथ मिश्र। ठीक है, कौन थे रंगनाथ मिश्र। कब बना था 12 अक्टूबर 1993 को हमारा अधिनियम बना था। उस समय कौन था हमारा प्रथम रंगनाथ मिश्र। अभी वर्तमान की बात करें हम, वर्तमान अध्यक्ष, तो वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो ये अरुण कुमार मिश्रा, ये कौन हमारे वर्तमान के अध्यक्ष। ये अभी जस्ट अभी कुछ 2-3 हफ्तों में बनाया गया है। अब इसके पहले अभी क्या पद हमारा रिक्त था, ठीक है, अध्यक्ष के पद रिक्त था। अभी कौन बनाया गया, अरुण कुमार मिश्रा से अध्यक्ष बनाया गया वर्तमान में। तो ये यहाँ से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और हाँ, इसमें जो भी व्यक्ति क्या है, जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहा है उसमें से आप ये चीज़ नोट करिएगा ज़्यादा के कार्यकाल। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया, कार्यकाल क्या होता है। 3 वर्ष से 70 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है, यानी 70 वर्ष की आयु सीमा तक कार्यकाल होता है। और वर्तमान में प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष ये, और इसकी प्रकृति क्या है, ये कुछ 3-4 ऐसे पॉइंट हमें भी खुद को समझ में आ जाएंगे कि यहाँ से बनने चाहिए क्वेश्चन और वो हमें अच्छे से कवर करने हैं। ठीक है, तो हमारा वीडियो आज का यहीं पे समाप्त होता है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी क्या जानकारी मिल सके। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक